बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 103 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 104 मुलाहिजा फरमाएं। उठकर गर्म पानी से गुस्ल किया, फिर स्याह कॉफी के साथ 2 गोली तर्दकुश दवा की ली तो जरा सुकून महसूस हुआ। सुबह के 7 बज रहे थे और आज से मेरी शिफ्ट इवनिंग हो जाती थी। आने वाली 1 हफ्ते तक मुझे इवनिंग में जाना पड़ता। मेरे पास वक्त था और परेशान कुन ख्यालात से पीछा छुड़ाने के लिए मैं मसरूफ हो गया। अपने हफ्ते भर के कपड़े धोए। मेरे पास एक छोटी लेकिन बेहतरीन वॉशिंग मशीन थी। कपड़े सुखाने के लिए एक छोटी सी बालकोनी थी जिसमें दोपहर के बाद बहुत तेज धूप आती थी। वैसे भी यहाँ मौसम ऐसा गर्म और खुश्क होता है कि कपड़े चंद मिनट में सूख जाते हैं। इस काम से फारिग होकर मैंने नाश्ता किया, क्योंकि रात को भी नहीं खाया था इसलिए भूख लग रही थी। नाश्ता निपटा कर पूरा घर और किचन साफ किया। हफ्ते में 1 बार की सफाई काफ़ी होती थी। मैं अकेला होता हूँ और फिर सफाई पसंद हूँ, इसलिए हफ्ते में 1 बार की सफाई भी काफ़ी होती है। मुझे बस मामूली सी झाड़ पूंछ और वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सफाई से फारिग होकर अपने आने वाले 1 हफ्ते के कपड़े प्रेस करके अलमारी में हैंग किए। जूते, मोजे और मैचिंग की टाई रखी। इसके बाद घर के सामान की फहरिस्त बनाई और शॉपिंग के लिए रवाना हो गया। जरूरत की तमाम चीज़ें पास से मिल जाती थी। बाहर निकला तो एहसान के अपार्टमेंट पर मकामी हुक्काम मौजूद थे और उसके सामान का जायजा लिया जा रहा था। कुछ और लोग भी जमा थे, इनमें खालिद नहीं था। इसका मतलब था ये दूसरे लोग थे जो किसी वजह से यहाँ आए थे। मैं सामान लेकर वापस आया तो वो लोग जा चुके थे। लंच करके मैं तैयार हुआ और 3:30 बजे घर से निकल गया, क्योंकि मेरी ड्यूटी 4 बजे शुरू हो जाती। इस बार मैंने टैक्सी के बजाय बस को तरजीह थी। यहाँ बस सर्विस महदूद है, लेकिन जहाँ चलती है बहुत बाकायदगी से चलती है और स्टाफ पर मिनट मिनट का हिसाब रखा जाता है। 4 बजे भी धूप शिद्दत की थी और सर बचाने के लिए मैंने पी कैप पहन ली थी। रास्ते में अपना कोट अपने हाथ में रखा। अस्पताल में दाखिल होने से पहले मैंने कोट पहन लिया। शाम की शिफ्ट किसी कदर आसान होती थी। वो यूं कि सिर्फ रात के वक्त राउंड किया जाता है और मरीजों का तयशुदा चेकअप होता है। बाकी वक्त हम डॉक्टर ड्यूटी रूम में गप्पे मारते और आराम करते हैं। मेरे साथ रणबीर की ड्यूटी थी। उसे बीवी के साथ कहीं जाना था और फिर वो उसे बस स्टॉप तक छोड़कर बराह रास्त अस्पताल आ गया था, इसलिए मुझे लेकर नहीं आ सका था। शाम की ड्यूटी से वो खुश था कि उसे सुबह सवेरे उठकर नहीं भागना पड़ेगा और रात को भी घर पर होगा। अपनी दानिश में उसने सिर्फ मुझे बताया कि उसने ऐसा बंदोबस्त कर लिया है कि कम से कम इस साल उसकी बीवी उम्मीद से नहीं होगी। मगर उसकी आवाज़ बराबर वाले कमरे तक जा रही थी। जब मैट्रन नर्स ने उसे शट अप कॉल दी तो उसने खिसिया कर कहा, और ये किधर से कान लगा कर सुन रही है? वो कान लगा कर सुन नहीं रही, तुम्हारी आवाज़ खुद उसके कानों तक जा रही है। मैंने कहा, चढ़ यार, चाय मंगवाते हैं। उसने रिसीवर उठाते हुए कहा। चानोशी के दौरान उसने अस्पताल के बारे में कुछ किस्से सुनाए। उसने बताया कि यहाँ हायर स्टाफ में पाकिस्तानी और इंडियन दोनों शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तानी अपने आप में मगन होते हैं और शाज़ ही किसी मौका पर मुतहद होते हैं, जबकि इंडियन कम्युनिटी के तौर पर रहते हैं। वो एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ एक दूसरे और अपने मुल्क के मफादात का ख्याल रखते हैं, मालूमात का तबादला करते हैं और इसी वजह से वो आने वाले मौके से फ़ायदा उठाते हैं। मैंने देखा कि बहुत से इंडियन काबिलियत के लिहाज से इतने आगे नहीं थे, लेकिन वो ऊंची पोस्टों पर मौजूद थे। खुशामद और चाबलूसी में माहिर होते हैं, इसलिए इंतज़ामिया में ऊपर वालों की नज़र में रहते हैं। सिख और गैर मुतासब होने के बावजूद रणबीर सिंह इंडियन कम्युनिटी का एक हिस्सा था, इसलिए उसे काफ़ी मालूमात मिलती रहती थी। यार, यहाँ कोई तोप बंदा आया है। इस बार उसने सचमुच सरगोशी में कहा। 15 नंबर पर इमरजेंसी लग गई है और मुस्तकिल काम करने वाला स्टाफ भी अब वहां नहीं जा सकता है। इंतजामिया में आया? मैंने पूछा। ओह नहीं यार, मरीज है, किसी आज़ा की तब्दीली के लिए आया है, लेकिन उसका नाम और दूसरी चीजें सख्त राज में रखी जा रही हैं। हत्ता कि मरीज की हैसियत से उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। सरदार की बात पर मुझे इस मकामी शख्स का ख्याल आया जिसे हेलीकॉप्टर से लाया गया था और मैं गलती से 15वें फ्लोर पर पहुंच गया था। वो जिस लिफ्ट से निकला था वो छत से सिर्फ इसी फ्लोर तक आती थी। मैंने सरदार को उसके बारे में बताया तो उसने सर हिलाया। मुमकिन है वही हो। अगर वो कोई तोप चीज़ है तब भी इस बात को पब्लिक या मीडिया से छुपाया जाता है। रिकॉर्ड न रखना तो अजीब सी बात है। वैसे भी अस्पताल का रिकॉर्ड भी खुफिया रखा जाता था और इस तक हर किसी की रसाई नहीं थी। मैंने कहा। सरदार हंस पड़ा। भोले बादशाह, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कितने ही ऐसे गुमनाम लोग यहाँ इलाज करा के जा चुके हैं और राजदारी की कीमत अलग से अदा करते होंगे। रणबीर सिंह की बात मेरी समझ में नहीं आई थी। ठीक है, बहुत से लोग अपनी बीमारी की तशहीर पसंद नहीं करते हैं, खास तौर से वो दौलतमंद जिनकी बीमारी की खबर इनके बिजनेस पर असरअंदाज होती है।
लेकिन ये मेरे लिए इंकिशाफ था कि ऐसे लोगों का इलाज इतनी राजदारी से होता है कि अस्पताल में इनकी आमद का रिकॉर्ड तक नहीं रखा जाता। वो खामोशी से बेनाम आते हैं और इलाज करा के बेनाम ही रुखसत हो जाते हैं। मैंने कहा, वो शख्स ऊपर ट्रांसप्लांट वाले फ्लोर पर आया होगा अपना दिल, जिगर या गुर्दा बदलवाने। रणबीर सिंह ने बेपरवाही से कहा, इन लोगों का काम क्या है? अय्याशी करके अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं और फिर चीजें बदलवाते हैं। वो ठीक कह रहा था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला था कि सेहत और तिब की दुनिया में क्या हैरत अंगेज तब्दीलियां आ रही हैं और हमारे मुल्क में अभी इनकी हवा तक नहीं पहुंची है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने मेडिकल साइंस को मैथमेटिक्स बना दिया है, जिसमें 2 और 2 4 होते हैं। यकीनी नताइज हासिल करने के लिए पिन पॉइंट तरीके और दवायात ईजाद हो चुकी हैं। जिन अमराज से हमारे मुल्क में लोग इलाज से 2 4 होकर मर जाते हैं, इनका इलाज अब कोई मसला ही नहीं है। इसके बावजूद मुझे लगता था कि मेडिकल साइंस की बहुत सी तरक्कियां आम आदमी के लिए नहीं हुई हैं। ये कुछ खास लोगों के लिए मखसूस है जो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। बहरहाल ये ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर हम ज्यादा देर सर खपाते। मैंने रणबीर से कहा, बेशक तुम सिख हो, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जब तक आदमी वलीमा न खिला दे बीवी हलाल नहीं होती। इस पर रणबीर सिंह ने हमारे सियासतदानों वाली बात की और कहका मार कर बोला, ओए बीवी बीवी होती है, चाहे हलाल की हो या हराम की। वैसे तू खाना चाहता है तो छुट्टी पर आ जा। अपनी बीवी को बता देना मैं मुसलमान हूं, गोश्त झटके का ना हो और कोई हराम चीज ना हो खाने में। एक चीज तो होगी हराम की। उसने हाथ से बोतल का इशारा किया। मेज पर ना हो, मैंने कहा, मेरे जाने के बाद पी लेना। ये ठीक है, रजनी के साथ पीऊंगा। तेरे साथ वलायती विस्की का सारा नशा हराम हो जाएगा। 11 बजे नर्स ने हमारे कमरे में झांका। आज डॉक्टर डिसूजा नहीं आएगा। क्या हुआ उस सुवर्द पुत्र को? रणबीर सिंह ने पूछा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नर्स ने बुरा मनाया, क्योंकि डिसूजा की तरह वो भी श्रीलंकन थी। तुम में से एक को रुकना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, रणबीर सिंह ने साफ इनकार कर दिया। कल की इवनिंग के बाद नाइट हो जाएगी। मैं पागल नहीं हूं जो 16-16 घंटे की 2 ड्यूटियां दूं सिर्फ 8 घंटे के ब्रेक के बाद। ये ठीक कह रहा है, नर्स ने कहा। डॉक्टर साहब फिर तुम रुकोगे? मैंने शाने उचकाए, मजबूरी है। 12 बजने में 5 मिनट पर रणबीर सिंह खड़ा हो गया। अब मैं चलूंगा, उसने कहा, और फिर मेरी पी कैप उठा ली। ये ले जा रहा हूं, कल ले लेना। इस वक्त क्या करोगे? बस दिल चाह रहा है, उसने कहा और पी कैप पहनकर बाहर निकल गया। मैं सर्द आह भर कर रह गया था। आज हुमैरा से बात करनी थी, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था। मेरे पास आईफोन था और यहाँ अस्पताल में वाईफाई इंटरनेट की सहूलत भी थी, लेकिन ड्यूटी के दौरान स्टाफ के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल ममनू था। यह सहूलत सिर्फ मरीजों और आने वालों के लिए थी। कुछ लोग छुप कर बात कर लेते थे, लेकिन मैं इसका कायल नहीं था। अलबत्ता व्हाट्सएप से हुमैरा को मैसेज कर दिया था कि मेरी ड्यूटी लग गई है और मैं 12 बजे के बाद भी अस्पताल ही में रहूंगा। कुछ देर बाद उसने ओके का मैसेज किया था। डिनर मैंने और रणबीर ने बारी बारी कर लिया था। चाय कुछ देर पहले पी थी, इसलिए तलब नहीं थी। मैंने मेडिकल साइंस से मुतालिक एक मैगजीन उठा लिया। इस किस्म के रसालों से तिब्बी साइंस में ताज़ा तरीन पेशरफ्त फौरी इल्म में आ जाती थी, इसलिए मैं अपनी मालूमात अप टू डेट रखने के लिए रसाले पढ़ता रहता था। यहाँ अस्पताल में ऐसे दर्जनों रसाले आते थे और मैं फारिग औकात में तकरीबन सब पढ़ लेता था। अगर कोई आर्टिकल पसंद आ जाता तो इसकी फोटो कापी करा के अपने पास मौजूद चंद्रन में लगा लेता था। MBBS के कई साल बाद मैंने एलर्जी के शोबे में स्पेशलाइजेशन की थी, लेकिन यहाँ मैं जनरल फिजिशियन के तौर पर काम कर रहा था। हमारे मुल्क में एलर्जी को आम बीमारियों में शामिल किया जाता है और इसके लिए अलग से स्पेशलिस्ट के पास जाने का कोई तस्वर नहीं है। मेरा ख्याल था कि यहाँ इसकी अहमियत होगी, लेकिन मुझे हैरत हुई जब यहाँ भी इस बीमारी के लिए अलग से माहिर की जरूरत महसूस नहीं की जाती थी। इसलिए मुझे मेरी महारत के मुताबिक जॉब नहीं मिल सकी थी। इसके बावजूद मैं अपनी जॉब से मुतमईन था। जब मैंने यहाँ जॉब की तो मुझे जो जॉब मैनुअल दिया गया था, इसमें एक सिक्योरिटी मैनुअल भी था। इसमें बताया गया था कि किसी किस्म की सिक्योरिटी वार्निंग की सूरत में मुझे और दूसरे स्टाफ को क्या रद्द अमल देना होगा। यह मैनुअल ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसे याद रखना और इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया था। यह और बात थी कि जब से जॉब पर मैं आया था, एक बार भी इस मैनुअल पर अमल करने की नौबत नहीं आई थी। जब अचानक ही बजर बजा और राहदारी में सुर्ख रोशनियां चलने लगीं, तो मुझे याद करने में कुछ दुश्वारी पेश आई थी कि ये असल में क्या था। बदहवास नर्स ने कमरे में झांका और बोली, माय गॉड, ये सिक्योरिटी अलर्ट है, सब बंद कर दो। मुझे याद आ गया, इस सूरत में स्टाफ को हदायत थी कि वो खुद को किसी जगह बंद कर ले ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स इन तक न पहुंच सके। नर्सिंग स्टाफ के लिए हदायत थी कि वो मरीजों के कमरों को लॉक कर दें। मैंने उठकर बाहर झांका। मेरे साथ ड्यूटी पर आने वाला डॉक्टर बादी दौड़ा चला रहा था। इसका ताल्लुक मिस्र से था। इसने अंदर आकर हाँफते हुए कहा, दरवाजा बंद करो जल्दी। हुआ क्या है? मैंने दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया। पता नहीं,
मैं ऊपर आ रहा था कि बाहर कहीं फायरिंग हुई। तुमने खुद सुनी? नहीं, मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को कहते सुना था। वो बोला। इस वक्त मैं लिफ्ट में था। फायरिंग? मैंने फिक्रमंदी से कहा। कुछ देर पहले ही रणबीर बाहर गया है। मैं अंदर आ रहा था, वो बाहर निकल रहा था। बादी कुर्सी पर ढेर हो गया। मेरे खुदा, रोज रोज के हंगामों से तंग आकर यहां आया था और यहां भी ये सब शुरू हो गया। बादी हसनी मुबारक का बहुत बड़ा हामी था और जब उसका तख्ता उल्टा गया तो वो मिस्र छोड़कर यहां आ गया था। बाहर सायरन रह रह कर बज रहा था और सुर्ख रोशनियां भी जल बुझ रही थी। जब तक सायरन और रोशनियां आन रहती हमें इसी जगह महसूर रहना था। तकरीबन 20 मिनट बाद सायरन बंद हो गया। हाथी की मुखालफत के बावजूद मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। नर्सें भी अपने कमरे से निकल आई थी और एक नर्स रिसेप्शन पर मौजूद फोन से राब्ता कर रही थी। वो सूरत हाल जानना चाहती थी। बात करके उसने नर्सिंग स्टाफ को मरीजों के कमरे अनलॉक करने का हुक्म दिया। मैं इसके पास आया। क्या हुआ है? यह हंगामी हालत क्यों की गई थी? अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है, उसने कहा। अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी सिक्योरिटी ने क्लियरेंस नहीं दी है। इस वक्त तक कोई ना बाहर जा सकता है और ना अंदर आ सकता है। अगर मसला अस्पताल के बाहर हुआ था तो हम महफूज थे। मुझे यकीन था कि पुलिस आकर सूरत हाल संभाल लेगी और कुछ देर बाद आने जाने की पाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। यकीनन अस्पताल के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए होंगे। मैंने काफी मशीन से अपने लिए कॉफी निकाली और इसमें करीम और शक्कर मिलाई। इसे लेकर रिसेप्शन की तरफ आया। नर्स फोन पर किसी से बात कर रही थी। अचानक ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, माय गॉड, अब वो कैसा है? ओह नो। वो रोने लगी। मैं दौड़ के उसके करीब आया। नर्स, क्या हुआ? रणबीर इज डेड। उसने रोते हुए फोन रख दिया और मेरे हाथ से कॉफी का मग छूट गया। कप टूटा और फर्श पर कॉफी फैल गई थी। क्या कहा तुमने? रणबीर? वो खुद पर काबू पाते हुए बोली, अभी बाहर किसी ने उसे शूट कर दिया। उसकी डेड बॉडी आई है। मैं लिफ्ट की तरफ लपका। मेरे ज़हन में जैसे आंधी चल रही थी। यह मुसलसल तीसरा वाकया था और मैं सोच रहा था कि क्या इससे मेरा कोई ताल्लुक बनता है। लिफ्ट आई और मैंने अंदर घुसकर ग्राउंड का बटन दबा दिया। मुझे मालूम था कि अस्पताल में लाई जाने वाली लाशें वहां आती थीं। इनके लिए एक अलग से शोभा था। इब्तदाई मुआयने के बाद पोस्टमार्टम तक वो वहीं रहती थीं और फिर इन्हें लवाहिकीन या सदखाने के हवाले कर दिया जाता था। रणबीर का जिस्म राहदारी में स्टेचर पर मौजूद था और उसके आसपास डॉक्टर्स और दूसरा स्टाफ मौजूद था। इसके चेहरे पर चादर थी। मैंने शोबे के इंचार्ज डॉक्टर गजाली से पूछा, क्या हुआ, ये रणबीर है? कह तो यही रहे हैं। उसने हाथों में रबर के दस्ताने चढ़ाते हुए कहा। वो लाश का मुआयना करने जा रहा था। डॉक्टर गजाली भी मिस्री था। उसके जिम्मे लाशों का पोस्टमार्टम था। दस्ताने पहनकर उसने चादर उल्टी तो मैंने रणबीर को एक नजर में पहचान लिया था। हालांकि उसके चेहरे की शिनाख्त मुश्किल थी। इसके चेहरे पर 2 गोलियों के निशानात थे। सामने से लगने वाली गोलियां अकब से निकल गई थी। जिस्म साफ सुथरा था। गजाली उसका मुआयना करने लगा। उसने कहा, मौत फौरी वाक़ई हुई है। दोनों गोलियां साथ लगी हैं और दोनों जानलेवा हैं। एक ही पोजीशन से चलाई गई हैं। इसका मतलब है गोलियां चलाने वाला शार्प शूटर था। गजाली कामिल सुकून और पेशावराना अंदाज में रिपोर्ट दे रहा था। ऐसा लग रहा था वो कुलीग की नहीं, किसी नामालूम फर्द की लाश हो। इसी असना में अब्दुल रहमान वहां आ गया। इसे देखते ही गैर जरूरी अफराद जो वहां जमा थे खिसकने लगे। उसने आते ही गजाली से पूछा, क्या हुआ, रणबीर है? हाँ, ये रणबीर है। गजाली ने तस्दीक की। अब्दुल रहमान ने लाश का मुआयना किया और गरज कर बोला, इसे वहां से उठाकर अंदर कौन लाया है? बाहर मौजूद पैरामेडिक स्टाफ सर। एक पैरामेडिक ने दबे लफ्जों में कहा, सब अहमक हैं, ये पुलिस केस है और मौत वाक़ई हो चुकी थी। इसे अंदर लाने का कोई जवाब नहीं था। अब्दुल रहमान बदस्तूर चिल्ला रहा था, अब पुलिस को कौन जवाब देगा? वो ठीक कह रहा था। लाश को पुलिस की मर्जी और इजाजत के बगैर जाए वकूआ से उठाने की इजाजत नहीं होती है और अगर कोई ऐसा करता है तो वो संगीन जुर्म करता है। ये सुनकर पैरामेडिक स्टाफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब्दुल रहमान ने लाश अंदर लाने वालों को हाजिर होने का हुक्म दिया और फिर मेरी तरफ देखा। डॉक्टर साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यहाँ तुम्हारी ड्यूटी है? नहीं सर, मैं रणबीर के बारे में सुनकर आया था। ये सुनकर उसे फिर गुस्सा आ गया था। उसने मुझ पर गरजना बरसना शुरू कर दिया कि मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी और मुझे किसी सूरत अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैंने वजाहत की कोशिश की कि रणबीर मेरा कुलीग है और कुछ देर पहले ड्यूटी ऑफ करके गया था। उसने कहा, यह सब तुम पुलिस को बताओगे? इस वक्त तुम्हें अपनी ड्यूटी पर होना चाहिए। नाउ खो। बादल नखास्ता दिल ही दिल में मैं उसे कोसता हुआ वापस ऊपर आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तक हंसता मुस्कुराता और जिंदगी से भरपूर रणबीर इस वक्त एक लाश की सूरत में अपने ही अस्पताल के स्टेशन पर पड़ा हुआ था। मैं ऊपर आया तो सबने मुझे घेर लिया तो रणबीर के बारे में जानना चाहते थे। जो नर्सें उसकी खुली टुली तबीयत की वजह से उस पर खफा रहती थी, अब वो आंसू से रो रही थी। इनसे जान छुड़ाकर मैं कमरे में आ गया। हादी वहां मौजूद था। उसने पूछना चाहा तो मैंने हाथ उठाकर कहा, प्लीज, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूं। हादी खामोश हो गया।
मुझे रह रहकर रणबीर की बीवी रजनी का ख्याल आ रहा था। वो शौहर की मुंतजिर होगी और उसकी जगह उसकी मौत की खबर आएगी। सुन के दिल पर क्या गुजरेगी। अभी उसके हाथ की हिना भी मध्यम नहीं पड़ी थी और उसे बेवगी का जख्म बर्दाश्त करना पड़ा था। मेरे पास रणबीर के घर का नंबर था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कॉल करके उसे यह खबर सुनाता। मैं मालूम करने गया था कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर अब्दुर्रहमान ने आकर मामलात अपने हाथ में ले लिए थे। बहरहाल कुछ देर में पुलिस आ जाती और इस वक्त मुझे भी तलब किया जाता। 1 घंटे बाद ही मुझे तलब कर लिया गया था। इस बार भी पुलिस अफसर खालिद ही था। उसने बहुत संजीदगी से कहा, मैंने किसी फर्द को इतनी जल्दी पुलिस केसेस में मुलव्विस होते नहीं देखा। सोचा तो मैंने भी नहीं था। मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, इत्तिफाक से तीनों मरने वालों से मेरा ताल्लुक है। क्या यह इत्तिफाक है? उसने मानीखेज अंदाज में कहा। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, क्योंकि मुझे भी ये वाकयात इत्तिफाकी नहीं लग रहे थे। मिस्टर सैफ, तुम्हारी कार की रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक किसी ने जानबूझकर ब्रेक ऑयल लाइन में सुराख किया। इत्तिफाक से ब्रेक ऑयल लाइन का यह हिस्सा महफूज रहा और उसे किसी किस्म की गजन नहीं पहुंची है। मुमकिन है हादसे के दौरान में उसे चोट लगी हो और इसमें सुराख हो गया हो। मैंने कमजोर लहजा में कहा, इसका इम्कान हमारे माहिरीन के मुताबिक 1% भी नहीं है, क्योंकि नहायत तेज रफ्तारी से इस पर कुछ भी लगता तो सिर्फ एक छोटा सा साफ सुथरा सुराख नहीं होता, बल्कि पूरी लाइन की सूरत हाल बदल जानी चाहिए। यह सुराख बता रहा है कि यह आराम से किया गया है। हम एक अलग कमरे में थे। मैंने होठों पर जुबान फेरी। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट की पार्किंग में इस जगह का मुआयना किया जहां तुम्हारी कार खड़ी होती है। वहां सतून के साथ ये बारीक तार बंधा हुआ पाया गया। उसने जेब से एक छोटा सा प्लास्टिक लिफाफा निकाला जिसमें रोल किया हुआ तार था। बारीक बीनी से मुआयने के बाद फर्श पर ताज़ा ब्रेक ऑयल के आसार पाए गए। मुझे यकीन है ब्रेक ऑयल लाइन में सुराख करके इसमें कुछ फंसा कर इस तार की मदद से बांध दिया गया था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी वो चीज निकल गई या बाद में निकली और ये तार भी टूट गया। हादसे से पहले 1 किलोमीटर के इलाके में जा बजा ब्रेक ऑयल सड़क पर पाया गया। अगरचे ये कहना दुश्वार है कि ब्रेक ऑयल इसी गाड़ी से खारिज हुआ है, लेकिन ये भी ताज़ा था और इसी दिन गिरा था। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। मेरी तवक्का के बरखिलाफ नहायत चालाक पुलिस अफसर साबित हुआ था और तकरीबन दुरुस्त बात मालूम कर चुका था, मगर मैं एतराफ़ नहीं कर सकता था कि मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं, वरना मुझे वजाहत करना पड़ती कि मैंने उसे क्यों नहीं बताया। इसका मतलब है किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। अगर यहाँ अस्पताल में मजीद 2 वाकयात न होते तो मैं इसके बरअक्स भी समझ सकता था। 2 हादसे, मैं अनजान बना। हाँ, पहला जब उमैर को जहर दिया गया। अगर तुम इस वक्त ड्यूटी पर होते तो तुम फंस जाते। क्या तुम जानते हो उसने तुम्हारी शिकायत की थी? शिकायत? मैं हैरान हुआ, मगर क्यों? उसका कहना था कि तुम उसके इसरार के बावजूद उसे पेन किलर्स नहीं दे रहे थे और उसकी वजह से बहुत अजियत में था। वो सारी रात सो नहीं सकता था और दर्द से तड़पता रहता था। इसे इल्जाम लगाया कि तुम जानबूझकर उसे पेन किलर नहीं देते थे। उसके जिगर का ऑपरेशन हुआ था और एक हद से ज्यादा पेन किलर उसके लिए नुकसानदेह थी, इसलिए मैं उसे पेन किलर नहीं दे सकता था। मुझे नहीं मालूम कि उसने मेरी शिकायत की थी, मगर इस शिकायत की रोशनी में तुम पर शक पुख्ता हो जाता। बहरहाल एक इत्तिफाक की वजह से तुम बच गए। ऑफिसर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस केस में कोई पेशरफ्त हुई है? किसी को कसूरवार करार दिया गया? बदकिस्मती से नहीं। जिसने भी ये काम किया है खुद को पूरी तरह बचा कर किया है। इस वार्ड में इस वक्त 14 अफराद थे और इनमें से कोई भी ये काम कर सकता है।